हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। संविधान के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। एक वीडियो हम बना चुके हैं संविधान से, अब ये दूसरा है। तो बिना देरी किए हम चालू करते हैं अपना ये वीडियो। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? ये रहा आपका पहला प्रश्न। दें इसका जवाब, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इसका क्या आंसर होने वाला है? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है, बताएं। किस भाषा में लिखा है बताएं। तो केवल अंग्रेजी में। किस में लिखा है? केवल अंग्रेजी में। अपन ने पढ़ा था कि जो संविधान है उसमें, जब मूल संविधान है उसमें आपके कितने अनुच्छेद थे? तो 395। कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? 395। भाग कितने थे? 22। ठीक है। और अपन ने ये पढ़ा था कि अंग्रेजी के करीब 80,000 शब्द जो है उनसे बना है ये। ठीक है। कोई बता सकता है कि किसने लिखा है संविधान? तो प्रेम नारायण बिहारी, ऐसा अपन ने नाम देखा था, थोड़ा याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। थोड़ा इसका डिटेल आप देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। इनमें सदस्यों की कुल संख्या, जो प्रारूप समिति थी, ये बहुत बार प्रश्न आया है, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो कितने थे? टोटल 7 प्रारूप समिति में, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, ध्यान रहे। और जो संविधान है वो केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, बाद में इसका अनुवाद जरूर हिंदी भाषा में हुआ है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है। ठीक है, आप सभी जानते हैं अपना तिरंगा। ठीक है, 3 कलर से मिलकर के बना है। 3 कलर हैं उसमें, जिसमें आप कोई बता सकता है कि ऊपर कौन सा रंग है? तो ऊपर है आपका केसरी रंग, बीच में है आपका सफेद रंग और नीचे है गहरा हरा। इसके बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे हम अशोक चक्र बोलते हैं। ठीक है, जो कि अशोक चक्र में बीच में 24 तीलियां हैं, ये सभी लोग जानते हैं। जो नीले रंग का है, किस रंग का है ये? नीले रंग का है, और अशोक स्तंभ से ये लिया गया है। तो हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो क्या निरूपित करता है? तो वो निरूपित करता है आपका सत्य को, सत्यमेव जयते। ठीक है, इसकी भी डिटेल देखते हैं थोड़ा। ये रहे डिटेल, पढ़ें इसको। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसके समांतर 3 रंगों की पट्टियां, ये शब्द गलत लिखा हुआ है, क्या करना है यहाँ पे? पट्टियां सुधार लेना। पट्टियां हैं, सबसे ऊपर गहरी केसरी, मध्य में सफेद। ये भी क्वेश्चन आया है, सबसे ऊपर कौन सा रंग है तिरंगे में? तो केसरी, बीच में सफेद और नीचे हरी रंग की पट्टियां हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, जो आपका तिरंगा होता है वो 2:3 का होता है। ठीक है, चौड़ाई 2, लंबाई 3। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, देख लेना आप। 2:3 लिखा हुआ है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र जीवन के में सत्य, न्याय और प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के
प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अब ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो तिरंगा है उसको कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, तो 22 जुलाई 1947 को। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपका रटा रटाया आ गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो जस्ट मैंने बता दिया है, फटाफट आंसर लगा दें, 24। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1947 को लागू हुआ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ जो अनुच्छेद हैं वो ही 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, बाकी आपका 26 जनवरी 1950 को ही सब लागू हुए हैं। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। तो 19 ये जो आपका अनुच्छेद 388 है यह लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बाकी लागू नहीं हुए थे। और अब हम अनुच्छेद से एक अलग ही वीडियो बनाने वाले हैं, एक क्रम से मैं आपको याद करवाऊंगा, तो अभी ज्यादा हम इस पे बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा ये इसका डिटेल आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया और कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए, जिसमें आते हैं आपका अनुच्छेद 5, ये भी आपका 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। 5, 6, 7, 8, 9 तक, फिर 60, फिर 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392 और 393। ठीक है, याद रहे तो बहुत है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। अब ये जो शब्द लिखे हुए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ये प्रस्तावना के शब्द हैं दोस्तों। किस चीज के हैं? प्रस्तावना के। तो जब प्रस्तावना लागू हो गई संविधान में, जब प्रस्तावना को जोड़ लिया गया, तभी ये शब्द आए और तभी से माना जाता है कि जो भारत है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, और प्रस्तावना आपकी लागू हुई थी 26 नवंबर 1949 को ही, जो अभी आर्टिकल जिनके बारे में अपन पढ़ रहे थे तभी लागू हो गई थी। थोड़ा इसका डिटेल हम देख लेते हैं। ये रहा इसका डिटेल। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, क्योंकि संविधान को स्वयं भारतीय जनता ने अपने ऊपर शासन करने के लिए अधिनियमित किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई। तो दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता दो प्रकार की चीजें। दोहरी नागरिकता ऐसा कि आप भारत में रहते हैं तो पहले आप भारत के नागरिक कहलाएं, फिर आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के भी। ठीक है, तो ये दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता कहां से ली गई है आपको बताना है। तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। इसका आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड। अब थोड़ा इसका डिटेल हम देखते हैं क्या है इसका मीन्स। ये रहा, भारत में एकल नागरिकता, ठीक है, का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया। ये शब्द हटा देना आप। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो अमेरिका में तो चलती है दोहरी नागरिकता, लेकिन इंग्लैंड में कैसी चलती है? एकल नागरिकता। यहां पे एकल शब्द हो है। एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है,
अमेरिका में दोहरी नागरिकता, उसका क्या मतलब होता है कि इसमें केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखें, विधि का शासन। विधि मतलब जैसे जो लोकसभा राज्यसभा में जो कानून बनता है वो एक विधि हो जाता है। ठीक है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। तो जैसा भारत में विधेयक बनता है, कानून बनता है, वैसे ही विधेयक ये हमने किस देश से उठाई है, तो आपको बताना है। ऑप्शन में आपका ब्रिटेन है, यूएसए है, फ्रांस है और स्विट्जरलैंड है। तो बताएं दोस्तों क्या आंसर होने वाला है। तो विधि का शासन भी आपने ब्रिटेन से ही लिया है, अंग्रेजों से ही उठाया है। अब थोड़ा इसका डिटेल में चलते हैं अपन। ये रहा, विधि के शासन की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई थी। डायशी के अनुसार विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के शासन का अर्थ होता है विधि सर्वोपरि, यानी जो आपने कानून विधेयक बनाया है, विधेयक को ही यहां विधि कहा जा रहा है, वो सर्वोपरि है। यह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया। अब बताएं आंसर इसका। कैनिंग के, डलहौजी के, रिपन के या एंगलिन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। भारत में पहली बार बजट कब आया था, कोई है बताने वाला, बताएं दोस्तों। भारत में बजट पहली बार कब आया। तो भारत में पहली बार जो बजट है वो 1800, ठीक है, कब आया, 1860 में। कब आया, 1860 में, फरवरी 1860 में। ठीक है, फरवरी 1860 में। कौन लेकर आया इसको, तो लेकर के आया था कैनिंग। कैनिंग वायसराय के कार्यकाल में पहली बार भारत में बजट पेश किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत का प्रथम बजट फरवरी 1860 में पेश किया गया था। और वित्त मंत्री जेम्स विल्सन, कौन थे उस टाइम के वित्त मंत्री, जेम्स विल्सन। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहां के संविधान से ली गई है, बताएं। अमेरिका के संविधान से, या ब्रिटेन के संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से। बताएं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है आपका आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार है और जो आपकी राज्य सरकार है, इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य रहेगा, किस प्रकार का शासन रहेगा, किस प्रकार के नियम बनेंगे, केंद्र सरकार से किस प्रकार से राज्य सरकार निर्भर करती है और राज्य सरकार से किस प्रकार से केंद्र सरकार निर्भर करती है, आप बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का संबंध। ये क्या कहलाता है, आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखो ये पढ़ें आप, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देश तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उपबंध है। ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। पहली बात, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से, और इनका वर्णन आपका भाग 4 में मिलता है और अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलता है। ठीक है, और आयरलैंड में इसके अलावा लिया गया आयरलैंड से
राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनके बारे में भी आयरलैंड से ही इन्हें उठाया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखें। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी न्यायपालिका जो है वो किस देश के संविधान से, कोई बता सकता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो न्याय व्यवस्था किस देश से ली गई है, बताएं दोस्तों। तो ये चीज ली गई है आपका यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल हम। ये रहा, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, जो हमारे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके तहत न्यायपालिका किसी भी विधि की जांच कर सकती है, यानी अगर कोई विधेयक सरकार बना लेती है उस पर याचिका दायर की जा सकती है, उस पर पुनर्विचार कर सकती है न्यायपालिका। ठीक है, और अगर वो संवैधानिक नहीं है वो कानून, तो वो उसे शून्य भी कर सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, किस आर्टिकल के अनुसार लगाई जा सकती है, कोई बता सकता है क्या? तो वो है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, और महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रावधान आया वो हमारा अमेरिका के संविधान से आया है। कहां से आया है? अमेरिका के संविधान से। आप इसको और डिटेल में पढ़ें। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अमेरिका के संविधान की अन्य विशेषताएं जैसे न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार भी यहीं से लिए गए। ठीक है, मौलिक अधिकार हो गए, और उच्चतर न्याय व्यवस्था, उच्च न्याय व्यवस्था, न्यायाधीशों को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, और वित्तीय आपदा आदि सब कहां से उठाया गया है? तो वो उठाया गया है आपके अमेरिका के संविधान से। बहुत अधिक डिटेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं। बार बार आप इसी प्रकार से जब चीजों के संपर्क में आते हैं तो आपको याद बनी रहती हैं, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्री माइंड से आप बस तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहां से लिया गया है? जो संसदीय शासन प्रणाली है, जो संसद है आपकी, ठीक है, वो कहां से लिया गया है? रूस से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या अमेरिका से? कुछ बताएं, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ब्रिटेन। क्या होने वाला है? ब्रिटेन। देखते हैं थोड़ा इसका भी डिटेल। संसदीय शासन प्रणाली की प्रक्रिया को ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्री परिषद, ठीक है, में निहित होती है। यानी जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का राजा होता है, पूरी जो शक्ति होती है वो किसमें होती है? मंत्री परिषद में, जो जनता ने चुन करके भेजे हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ब्रिटेन के संविधान की एक अन्य विशेषता है विधि शासन एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता भी अपन ने ब्रिटेन या इंग्लैंड से ही ली है। और विधि का शासन है, यानी एक कानून बनेगा, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो कानून को बनाएंगे और वो कानून समान रूप से सभी नागरिकों में लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन
किस देश की संविधान से लिया गया है? जो राज्यसभा, अभी पीछे अपन ने पढ़ा है इसको, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अभी अपन ने देखा था, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है ये? तो वो लिया गया है आपका आयरलैंड से, जहां से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए वहीं से आयरलैंड, ठीक है, वहीं से ये भी लिए गए हैं। तो अभी जस्ट अपन ने इस बात को पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। यह सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, इस टाइप के कोई विशेष व्यक्ति होता है जो कला से संबंधित है, साहित्य से है, समाज सेवा से है, विज्ञान से है, तो उनको राष्ट्रपति डायरेक्ट राज्यसभा का एक सदस्य निर्वाचित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा मजेदार मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा देखेंगे, वेरी मोस्ट है। भारतीय संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में जो अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने मानव कल्याण के लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ कानून बनाए थे, लेकिन भारत में तो 1986 में बना है। भारतीय संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। अब इसका डिटेल अपन देख ही लेते हैं। ये रहा इसका डिटेल। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसमें इसी से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में घातक रासायनिकों की अधिकता को नियंत्रित करना है, मतलब प्रदूषण को रोकना एक प्रकार से, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कब हुआ ये पर्यावरण संरक्षण वाला कानून? तो 1986 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, या दक्षिण अफ्रीका, या जर्मनी? तो बताएं आप, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई? तो वो ली गई आपकी दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। थोड़ा इसका भी डिटेल आप पढ़ लें। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में मिलता है, ठीक है, कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता, अब विधि के समक्ष समता, ठीक है, क्या होना चाहिए यहां पे? विधि के समक्ष समता। यहां पे क्षमता नहीं होगा, क्या होगा? समता, समता, ठीक है। तो का सिद्धांत लिया गया की जगह लिया गया, बड़ा मिसप्रिंट है थोड़ा सा, लिया गया, ठीक है। तो बताएं, अमेरिका से, जर्मन से, ब्रिटेन से, या ग्रीस से? तो मतलब जो विधि बनेगा वो सबके लिए समान होगा। तो ये हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। ब्रिटेन से एक विधि जो बनेगा, जो लोकसभा के सांसद विधि कानून को बनाएंगे, वो सभी के लिए समान होगा। हमने एकल नागरिकता कहां से ली है? ब्रिटेन से, ठीक है। और विधि वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एक विधेयक बनेगा
जो समान रूप से सब पे लागू होगा वो भी कहां से लिया है? ब्रिटेन से। इसकी डिटेल देख सकते हैं आप, ये रही। भारत में विधि के समक्ष समता का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया। किसी भी व्यक्ति, नागरिक या विदेशी कंपनी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। डायसी के विधि के शासन की अवधारणा का अर्थ है कानून सर्वोपरि, यानी जो सभी लोगों पर लागू होता है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।